जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम एनालिसिस लेकर मैं आपके साथ आ गया हूं। 13 दिसंबर की पहली शिफ्ट का गणित के 12 प्रश्न मैंने आपको कराए थे। अब दूसरी शिफ्ट के गणित के हमें पूरे के पूरे 20 प्रश्न मिल गए हैं। तो इस लेक्चर में हम वो सारे 20 प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ 13 दिसंबर की पहली व दूसरी शिफ्ट के जीएस के 18 प्रश्न व दूसरी प्रश्न शिफ्ट के जीएस के पूरे 20 प्रश्न हमको मिल गए हैं। उनका भी लेक्चर मैंने डाल दिया है, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए इन सभी लेक्चर्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तपोभूमि ब्रॉडकास्ट पर जुड़ जाइए। तपोभूमि ब्रॉडकास्ट, ठीक है, TAPOBHOOMI ब्रॉडकास्ट, ठीक। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सौरभ मिश्रा जी और अंकित कुमार यादव जी का, जो कि दोनों ही लोग रीवा से हैं और उन्होंने हमें ये गणित के प्रश्न पूरे के पूरे 20 प्रश्न भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, यहां पर आंकड़े सही हो एकदम उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है यहाँ 2 सही 4/7 की जगह 5 सही 4/7 हो, कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे हल करते हैं। जब भी सही सही में हो इसका मतलब क्या होता है, 2 + 4/7, ये मतलब होता है इसका। तो इसको कैसे हल करेंगे, 2/1 + 4/7। तो अगर वहां से भी हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 7, ये 7 दूनी 14 + 4 कितना, ये आ गया 18/7, ठीक है। वैसे आप लोग करते हैं वो भी सही है, 7 का 2 में गुणा करो और 4 को जोड़ दो तो 18/7 माइनस ये कितना हो गया, 3 × 3 9, 9 में 5 जोड़ दो तो 14/3, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 7 3 21 एलसीएम ले लेना है और यहाँ पर 21 लिखना है, 3 बार गुणा होगा 18 × 3 माइनस यहाँ पे 14 × 7 हो जाएगा। ये बिल्कुल जोड़ घटाने का प्रश्न है, आप हल कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसको हल करने की मुझे जरूरत नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं जिसका नाम है अनटेस्ट। यहां पर आपको बैंकिंग, एसएससी, सिविल सर्विसेज जैसे आपकी एमपीपीएससी हो गई, यूपीपीएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, टीचिंग, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, हरियाणा टेट, कोई भी टेट हो, रेलवे के सारे एग्जाम, स्कूल लेवल के सारे एग्जाम, 9, 10, 11, 12, सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी, स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की कर रहे हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, सभी के लिए आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर कम से कम दामों में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन अनटेस्ट को डाउनलोड करना है, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट ही गूगल प्ले स्टोर पर अनटेस्ट सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। वहां से आप यहाँ पर टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उनको देखकर जज चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या आपकी वो रहेगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सबसे छोटा है। देखिए 33/40, 35/40, 31/35 और 33/35। देखो यहां पर 2 के तो हर बराबर है 40-40, तो इनमें छोटा कौन है पहले ये निकाल लो। 33/40 छोटा है तो इसको हटा दो, जो बड़ा है उसको हटा दो। यहां पर 35-35 हर बराबर है, तो इनमें बताइए बड़ा कौन है, इनमें बड़ा कौन है आपका 33/35, तो इसको हटा दो। अब 2 के बीच में लड़ाई बची, 33/40 और 31/35, इनमें बताना है कि कौन बड़ा है। देखो तो इनमें अपन क्या है, या तो सीधे भाग दे लो, दशमलव में निकाल लो, पता चल जाएगा, या फिर कैंची का गुणा कर लो। ये 35 का गुणा यहां कर दो, ये 40 का गुणा यहां कर दो, फिर देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा है। जिस साइड की वैल्यू ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। जैसे कि 33 × 35 निकाल लो, कितना होगा आपका, ठीक है। 33 पहले काट लो, इसको सरल सरल में काट लो। 5 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा। तो 33 × 7 और दूसरी तरफ 31 × 8। देखो 3 8 कितना होता है, 3 8 240, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा।
और ये 3 सत्ता 210 होता है और 3 सत्ता 21 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 231। तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया आपका, यानी कि 31/35 बड़ी हो गई। तो सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी? 33/40 आपकी इन चारों में सबसे छोटी संख्या होगी 33/40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, उसका व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त बना देते हैं पहले तो। चला गया। ये हमने एक वृत्त बना दिया है। ठीक है, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है आपका, वो व्यास कितना है? इसका जो व्यास है ये व्यास मान लो, ये व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, फिर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी आधी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी आर। अब आप सबको पता है परमाप यानी कि परिधि, ये पूरे चारों तरफ की, ये कितनी होती है? 2 पाई आर। वो लोग कह रहे हैं पाई का मान भी मत रखो, ऑप्शन भी ऐसे ही दे दिए हैं। ठीक है, ये पूरे एग्जैक्ट यही ऑप्शन आए थे पेपर में। तो 2 पाई और आर की जगह कितना लिख देंगे हम? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लिख दिया, तो कितना आ जाएगा? 4 पाई सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, यानी ए आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कितना आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका कितना है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन बताना है। ये देखिए घन कुछ इस प्रकार का होता है आपका, घन यानी कि क्यूब होता है इंग्लिश में। सारी इसकी क्या होती हैं? आपकी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये 6 पृष्ठ हो गए, 6 फलक हो गए, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का और राइट साइड के ये 4। ठीक है, इन सभी पृष्ठों का अगर एक पृष्ठ की आपकी एक की लंबाई a है आपकी, तो ए होगा हर जगह। तो हर पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाता है। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। इसी को हम घन का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो 6a स्क्वायर आपका कितना है? 384 है। अब आपको क्या बताना है? आयतन बताना है। आयतन कितना होता है घन का? घन का आयतन आपका होता है, घन का आयतन a की घात 3। ये जो विमा है, एक विमा है, उसका 3 बार गुणा करते हैं a की घात 3। तो अगर हम यहां से a निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा घन का आयतन कितना होगा। तो देखो 6a स्क्वायर, इसको हल करते हैं। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 384/6। 6 का भाग दो, छकना के 36, 6 बार गया, फिर बचा 2, तो ये 64, 4 बार चला जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 64 आ गया। यहां से a बराबर 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आपकी एक भुजा आ गई। तो 8 की घात 3 कितना हो जाएगा आपका? 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आपका आयतन आ जाएगा घन का। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि पाई कैसी संख्या? ये पूछा गया था, परमेय है कि अपरमेय है। तो आप सभी को पता है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या होती है? सारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। कल भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था, आज 2 प्रश्न आए, एक और मैं अभी दिखाऊंगा। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 किसके बराबर होगा? और इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? ऑप्शंस को हल करना है। जैसे हम पहला ऑप्शन हल करेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के आधार पर हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल देंगे। हम क्या खोल देंगे? x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल देंगे। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुणा x गुणा 3 यानी 6x प्लस 5 प्लस 9।
ये तो ये कट गए, तो ये कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पे माइनस है तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन हट गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 5 माइनस 9, 9 से 9 कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बचा, जो कि यही है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या है, चेक करना पड़ेगी चीजें, ठीक है, चेक करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, एक शिक्षक के जुड़ जाने पर औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है, 52, 56, 57, 48। देखो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि 20 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 20 छात्र हैं, ठीक है, औसत आयु उनकी 10 साल थी। अब 21 लोग हो गए, 21 लोग हो गए, और औसत आयु कितनी 2 साल बढ़ गई, यानी कि 12 साल हो गई। अगर आप ऊपर का जोड़ निकाल लो तो वो कितना आ जाएगा, टोटल 200 साल। नीचे का जोड़ निकाल लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 21 गुणा 12 कितना होता है बताओ, 21 धम्मा कितना होगा, 210 और 42, 252, ठीक है। तो यहां पर बताओ कितने साल का डिफरेंस आ गया, 52 साल का डिफरेंस आ गया, यानी कि जो नया टीचर था उसकी एज कितनी है, 52 साल है। ये बिल्कुल ऐसा तरीका है जिसमें गलती के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन जैसे ही आप अगर इसमें परफेक्ट हो जाएंगे धीमे धीमे, तो फिर क्या है, आप आराम से भी इसको हल कर सकते हैं। आराम से कैसे, ऐसे कर सकते हैं, आपको पता है कि 2 साल बढ़ जाता है, 21 नए लोग हो जाएंगे तो टोटल कितनी साल बढ़ जाएगा एवरेज में, 2 गुणा 21 यानी कि 42 बढ़ जाएगा एवरेज में, तो 10 पहले से था तो 52 साल के होंगे नए टीचर, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन, दो संख्याएं जिनका योग -17 व गुणनफल 72 है, वे संख्याएं क्या होंगी। देखिए जब भी गुणनफल आपको 72 दे दिया गया है तो आप गुणनफल के तौर पर दो संख्याओं को निकालिए। 72 दिया है, मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया है, 1 का भाग 2 बात कितनी बार जाएगा, 72 बार। यहां से आपको जोड़े में संख्या मिलेंगी, इस तरीके से करोगे। फिर देखो 72 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, कितनी बार, 36 बार। आपको दो संख्याएं और जोड़े में मिल गई। 3 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, आपका 7 दूनी 60, 60 में 20 बार और 12 में 4 बार, 24 बार जा रहा है, ठीक है। 4 में जा रहा है, हाँ 4 में जाएगा कितनी बार, 18 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में लिखो। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। 6 में जाएगा, हाँ 12 बार जाएगा। 7 में जा रहा है क्या, 7 में तो जा नहीं रहा है। 8 में जा रहा है, 8 में जा रहा है कितनी, 9 बार जा रहा है। उसके बाद फिर इतने ही जोड़े बनना है टोटल। आप यहाँ देखो कहां पर जोड़ 17 हो सकता है। 1 72 का कुछ भी माइनस प्लस करेंगे फिर भी -17 नहीं होगा। 2 36 का भी नहीं हो पाएगा, 3 24 का भी नहीं हो पाएगा, 4 18 का भी नहीं हो पाएगा, 6 12 का भी नहीं हो पाएगा, 18 हो जाएगा। 8 और 9 को अगर हम दोनों को माइनस माइनस करते हैं, -8 और -9, तो इनका जोड़ हो जाएगा -17 और -8 गुणा -9 आपका गुणा हो जाएगा प्लस का 72, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -8 -9। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या है वही वर्ग समीकरण भी इसके लिए हल कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक वर्ग समीकरण बना सकते हैं। कैसे कि हमने मान लिया कि मूलों का जोड़ दे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा -17 और मूलों का गुणनफल दे दिया है अल्फा बीटा 72, तो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले के हिसाब से आप इसको बना सकते थे वर्ग समीकरण, फिर हल भी कर लेते। 9वां प्रश्न देखो, 2√2 प्लस 5√3 इंटू 2√2 माइनस 5√3, ये आपका क्या बन रहा है, इसका मान निकालना है। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है कि नहीं। देखो ये एक संख्या, ये फिर बीच में प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 5√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर √3 का 3 होगा। तो 8 माइनस 75 आपका आ जाएगा -67 आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि समीकरण 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2 की घात बताइए। देखिए यहाँ पर हर पद की अपनी अपनी घात है। इस पद की घात है 3, इस पद की घात है 2, इस पद की घात है 1, जो x पे घात चढ़ी होती है। यहाँ x है ही नहीं, यानी कि x की घात 0, ये 0। तो जो पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात होती है उसको हम समीकरण की घात कहते हैं, तो समीकरण की घात 3 होगी,
ठीक है, ये कल भी आया था, ऐसा मैं पहले भी समझाया था आपको। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 12 लाल, 3 नीली व 9 नारंगी गेंद रखी हैं। यदि इनमें से कोई 2 गेंद ली जाए तो उनके लाल होने की प्रायिकता आपको बतानी है। देखो प्रायिकता कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो देखो टोटल गेंद कितनी है, 12 लाल, 3 नीली, 9 नारंगी। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी आपकी 24। ठीक है, पहले तो आप निकालो पहली गेंद। ठीक है, प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, अभीष्ट परिणाम बटे कुल परिणाम। अभीष्ट परिणाम बटे कुल परिणाम, यही तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता का। अब देखो आपको निकालना है प्रायिकता, तो देखो पहले हम पहली गेंद निकालेंगे तब तो दूसरी गेंद निकालें। पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकालो। लाल गेंद है टोटल 12 है, तो 12 में से कोई भी निकल आएगी। बटे में टोटल गेंद कितनी है 24, तो 24, तो यहां से एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता आ जाएगी। अब अगली बार भी लाल गेंद आए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, अगली बार के लिए बताओ अभीष्ट परिणाम कितने रह जाएंगे 11, क्योंकि एक लाल गेंद तो ऑलरेडी निकल चुकी है। बटे में कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 23, क्योंकि एक गेंद जा चुकी है, तो अब गेंद 23 रह गई है। और इन दोनों परिणामों के एक साथ होने की प्रायिकता के लिए दोनों का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गेंद लाल हो, यानी दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, काटो 1 2, 11 बटे 46 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर, जिन लोगों ने ये और ये आंसर लगाए वो बहुत बड़े बेवकूफ है। प्रायिकता 1 से ज्यादा होती ही नहीं है, कोई भी काम 100% से ज्यादा क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, 2 गोलों के व्यास का अनुपात 3:2 है, तो आयतनों का अनुपात बताइए। देखिए गोलों के व्यास का अनुपात 3:2 है, तो इनकी त्रिज्या 3/2 अनुपात 2/2, यानी कि उनका अनुपात भी 3:2 ही होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात पता चल गया, आयतनों का अनुपात निकालना है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं है आपको। ठीक है, वैसे तो 4/3 पाई r क्यूब ये फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का, लेकिन 4/3 पाई दोनों में आ जाएगा। तो अगर हम पहले का निकालेंगे तो 4/3 पाई r1 क्यूब, और दूसरे का कितना हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। इन दोनों का भाग दे देंगे तो अब अनुपात आएगा। तो ये देखो यहां पर आपस में क्या है कि ये तो कट ही जाएंगे आपस में, 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तो कट ही जाएंगे। ठीक है, और आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा r1 बटे r2 की घात 3, r1 बटे r2 की घात 3, ये बचेगा, दोनों पे घात 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा 3/2 पे घात 3, ये अनुपात आ जाएगा। 3 की घात 3 कितनी होती है 27, 2 की कितनी होती है 8, तो 27:8, ये आ जाएगा आपका उन दोनों गोलों का आयतनों का अनुपात। ठीक है, 13वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। फ्रांसिस ने 8.750 किलोग्राम के केक को 35 लोगों में बांटने की बोला, 35 लोगों में बांटने के लिए कहा है, और प्रत्येक को कितना परसेंटेज केक मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछ दिया गया है, तो ये कितने केजी है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 100% केक था, वो 100% केक आपका 35 लोगों में बटा है, तो बताओ एक आदमी को कितना परसेंट मिलेगा। वैसे ही आप देख लो, अगर यहाँ पे 35 से भाग दे रहे हो तो 3 से कम ही आंसर आएगा, 3 से कम ही आएगा, हटाओ 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 लगाओ। ठीक है, आप चेक भी कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब है एक ही हल है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक है, अद्वितीय यानी केवल एक हल है, तो k का मान क्या होगा, k के किस मान के लिए इसके अद्वितीय हल होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी दो ऐसी रेखीय समीकरण दिए जाते हैं तो हम आपस में इनके गुणांकों की तुलना करते हैं। तो पहले में देख रहे हैं तो 3/3 आ रहा है ऊपर दोनों में, दूसरे में देख रहे हैं तो k/3 आ रहा है, तीसरे में देख रहे हैं तो 5/6 आ रहा है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो x के किसी भी मान के लिए, x और y के अनंत हल होते हैं। ठीक है, अगर ये आपस में पहले और दूसरे आपस में बराबर नहीं होते तब अद्वितीय हल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए।
तो यहाँ से 3 कट जाएगा, तो हमको ये पता चल जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3। अगर ऐसा है तो इसके अद्वितीय हल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि k 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, k 3 कर दोगे तो फिर अनंत हल हो जाएंगे, k 3 नहीं होगा तो 1 हल होंगे। ठीक है, k का कोई मान संभव नहीं, संभव है भैया 3 के अलावा कुछ भी लगा दो, k के सभी मानों के लिए नहीं, k के मान 3 होगा तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। डेली इस पर एक प्रश्न आ रहा है, किसी बेलनाकार वस्तु का व्यास 2 सेंटीमीटर है। देखिए जैसे ही बेलनाकार वस्तु की बात आए, व्यास उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो आप त्रिज्या समझ लीजिए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ये रही आपकी त्रिज्या, ये त्रिज्या आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका वस्तु का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 1 की घात 2 है कि नहीं, इंटू एच की जगह 10, सब सेंटीमीटर क्यूब, 3 आ गया ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपका 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर, बिल्कुल सिंपल ही है। 16वां प्रश्न है, 4, -6 व -2, -6 का मध्य बिंदु निर्देशांक बताना है। तो मध्य बिंदु के लिए कुछ नहीं करना, x x निर्देशांक को जोड़ देना है, 2 का भाग दे देना है, 4 + -2/2, और y के लिए y को जोड़ दो, -6 + -6/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2/2 यानी 1, और ये -6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु निर्देशांक। 17वां प्रश्न, शांत दशमलव के संदर्भ में एक प्रश्न था कि शांत दशमलव से संबंधित कुछ। अब देखिए शांत दशमलव क्या होता है, आपको क्या है, अगर शांत दशमलव पूछा गया है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि शुद्ध अशांत आवृत्ति, मिश्रित अशांत आवृत्ति, इन पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप एक बार दोहरा लीजिए। देखिए दशमलव संख्या क्या है, 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव यानी इनफाइनाइट डेसिमल, यानी कि जैसे कि 0.4, 0.25, जो कहीं पे शांति पकड़ जाए, बस खत्म हो जाए, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव ऐसे दशमलव होते हैं जो शांति नहीं पकड़े, जैसे 0.3333333 चलता ही जा रहा है। ठीक है, 0.46464646 चलता ही जा रहा है, इनको हम अशांत दशमलव कहते हैं। अब अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव, जैसे कि ये 2 उदाहरण मैंने दिए थे। आवृत्ति का मतलब है कोई एक चीज बार बार रिपीट करे, जैसे ये 3 बार बार रिपीट कर रहा था, यहाँ 4 6 बार बार रिपीट कर रहा था, उसको हम कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। और एक ऐसा दशमलव होता है जहां पर आवृत्ति नहीं होती, जैसे कि √2, इसको अगर दशमलव रूप में निकालोगे तो 1.4142 ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक आप निकाल सको तब तक निकलता रहेगा, किसी चीज की रिपीटेशन नहीं होगी और कभी ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसे दशमलवों को हम अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं, और इन्हीं संख्याओं को अपन अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या की परिभाषा भी पूछी जाती है कभी कभी, तो यही अपरमेय संख्या की परिभाषा है कि सभी अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई भी एक अपरमेय संख्या है, जो कि वास्तव में परिधि, वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। जब ये अनुपात निकाला गया तो ये अनुपात कभी भी खत्म ही नहीं हो रहा था दशमलव के मान में, तो फिर हमने इसको एक अपरमेय संख्या घोषित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखेंगे शुद्ध अशांत। अब देखो अशांत आवृत्ति दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि इनमें क्या है, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो केवल और केवल रिपीटेशन वाले होते हैं, जैसे 0.333, इसको अपन 3 पे बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब है कि 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो 0.3 पे बार का मतलब है यहाँ केवल और केवल रिपीटिंग पार्ट है, तो इसको हम शुद्ध अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कुछ ऐसा हो जाता 0.4 और उसके बाद फिर 3 आ जाता, यानी 0.4 तो खाली है और केवल 3 पे बार है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा हिस्सा भी है जो रिपीट नहीं किया है और ऐसा हिस्सा भी है जो रिपीटेशन जिसका हुआ है, यानी कि ये अशांत आवृत्ति दशमलव तो है लेकिन ये मिश्रित है, इसमें मिश्रण है दोनों का, तो इसको मिश्रित अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। आपसे कुछ नहीं, संख्याएं लिख देंगे और यही पूछ लेंगे कौन सा मिश्रित है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आया था डाटा इंटरवल का, ग्राफ से संबंधित की डाटा इंटरवल वाला ग्राफ कौन सा होता है, बार आलेख या फिर लाइन चार्ट, ऐसा कुछ पूछा गया था। एक प्रश्न आपका सबलम चतुर्भुज को लेकर था। ठीक है, वहां पे क्षेत्रफल को लेकर था। एक प्रश्न आपका जो कि रीजनिंग में ज्यादातर पूछते थे, वो प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी में 24 घंटे में मिनट व घंटे की सुइयां कितनी बार ओवरलैप करती है, तो 22 बार ओवरलैप
करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा सब समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म अनटेस्ट को नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए अनटेस्ट पे। वहां पर आपको बैंकिंग, एसएससी, सिविल सर्विसेज, टीचिंग, रेलवे, स्कूल एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज मिलेगी। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, तो जाइए चेक कीजिए। पसंद आते हैं तो आप मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो कि काफी सस्ते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।